Teachers are giving a great contribution for the future of students in the country in difficult times. The Prime Minister said Vidyanjali 2.0 is like a platform for the country's resolve of Sabka Prayas with Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. In the society, our private sector has to come forward and contribute to increase the quality of education in government schools. Welcome to the week's episode of Prime Minister Speaking. Prime Minister Narendra Modi addresses teachers, students and other stakeholders in the education sector on September 7th during Shiksha Parv being celebrated to honor the contribution of teachers. The theme of Shiksha Parv is being identified keeping a view of 3 of the 5 pillars of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations: ideas at 75, action at 75 and achievements at 75. Modi will also launch 5 initiatives on the occasion, including Indian Sign Language Dictionary of 10,000 words, talking books, school quality assessment and accreditation framework of CBSE, Nista Teachers Training Program for Nibun Bharat, and Vidyanjali portal for facilitating education volunteers, donors and CSR contributors for school development. साथियों, इस कोरोना काल में आप सभी दिखा चुके हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। चुनौतियां अनेक थी, लेकिन आप सभी ने उन चुनौतियों को तेजी से समाधान भी किया। ऑनलाइन क्लासेस, ग्रुप वीडियो कॉल, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन एग्जाम, पहले ऐसे शब्द भी बहुत लोगों ने सुने ही नहीं थे, लेकिन हमारे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, हमारे युवाओं ने इन्हें सहजता से दैनिक जीवन का हिस्सा बना दिया। साथियों, अब समय है कि हम अपनी इन क्षमताओं को आगे बढ़ाएं। हमने इस मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है, उसे एक नई दिशा दें। सौभाग्य से आज एक और देश के पास बदलाव का वातावरण है, तो साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी भी है। इसलिए पिछले कुछ समय से देश लगातार एजुकेशन सेक्टर में एक के बाद एक नए निर्णय ले रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होते देख रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस और मैं आप सभी विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये अभियान केवल पॉलिसी बेस्ड नहीं है, बल्कि पार्टिसिपेशन बेस्ड है। एनईपी के फॉर्मुलेशन से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक हर स्तर पर एकेडमिशियंस का, एक्सपर्ट्स का, टीचर्स का, सबका योगदान रहा है। आप सभी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। अब हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है। हमें इसमें समाज को भी जोड़ना है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात विद्या सभी संपदाओं में, सभी संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि विद्या ही ऐसा धन है जो दूसरों को देने से, दान करने से बढ़ती है। विद्या का दान
शिक्षा देने वाले के जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। इस कार्यक्रम में जुड़े आप सभी शिक्षकों ने भी हृदय से ये महसूस किया होगा, किसी को कुछ नया सिखा देने का जो सुख और संतोष होता है वो अलग ही होता है। विद्यांजलि 2.0 इसी पुरातन परंपरा को अब एक नए कलेवर में मजबूत करेगी। देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है, विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक बहुत ही जीवंत प्लेटफॉर्म की तरह है, वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म की तरह है। इसमें हमारे समाज को, हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। साथियों, अनादिकाल से भारत में समाज की सामूहिक शक्ति पर भरोसा किया गया है। ये अरसे तक हमारी सामाजिक परंपरा का हिस्सा रहा है। जब समाज मिलकर कुछ करता है तो इच्छित परिणाम अवश्य मिलते हैं। और आपने ये देखा होगा और देखा है कि बीते कुछ वर्षों में जन भागीदारी अब फिर भारत का नेशनल कैरेक्टर बनता जा रहा है। पिछले 6-7 वर्षों में जन भागीदारी की ताकत से भारत में ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। चाहे स्वच्छता आंदोलन हो, गिव इट अप की स्पिरिट से हर गरीब के घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाना हो, गरीबों को डिजिटल लेन देन सिखाना हो, हर क्षेत्र में भारत की प्रगति ने जन भागीदार से ऊर्जा पाई है। अब विद्यांजलि भी इसी कड़ी में एक सुनहरा अध्याय बनने जा रही है। विद्यांजलि देश के हर नागरिक के लिए आह्वान है कि वो इसमें भागीदार बने, देश के भविष्य को गढ़ने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, 2 कदम आगे आए। आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक रिसर्च साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप कहीं आईएएस ऑफिसर बनकर के कहीं कलेक्टर के रूप में कहीं काम करते हो, फिर भी आप किसी स्कूल में जाकर बच्चों को कितना कुछ सिखा सकते हैं। आपके जरिए उन बच्चों को जो सीखने को मिलेगा उससे उनके सपनों को नई दिशा मिल सकती है। आप और हम ऐसे कितने ही लोगों के बारे में जानते हैं जो ऐसा कर भी रहे हैं। कोई बैंक का रिटायर्ड मैनेजर है, लेकिन उत्तराखंड में दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहा है निवृत्ति के बाद। कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा है, लेकिन गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, उनके लिए संसाधन उपलब्ध करवा रहा है। यानी आप चाहे समाज में किसी भी भूमिका में हो, सफलता की किसी भी सीढ़ी पर हो, युवाओं के भविष्य निर्माण में आपकी भूमिका भी है और भागीदारी भी है। अभी हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे युवा इनसे कितना प्रेरित हुए हैं।
मैंने अपने खिलाड़ियों से अनुरोध किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर खिलाड़ी कम से कम 75 स्कूलों में जाएं। मुझे खुशी है कि इन खिलाड़ियों ने मेरी बात को स्वीकार किया है और मैं सभी माननीय शिक्षक गण से कहूंगा, आचार्य गण से कहूंगा कि आप अपने इलाके में इन खिलाड़ियों से संपर्क कीजिए, उनको अपने स्कूल में बुलाइए, बच्चों के साथ उनका संवाद करवाइए। देखिए, इससे हमारे स्टूडेंट्स को कितनी प्रेरणा मिलेगी, कितने प्रतिभावान स्टूडेंट्स को खेलों में आगे जाने का हौसला मिलेगा। साथियों, आज एक और महत्वपूर्ण शुरुआत स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क यानी SQAAF के माध्यम से भी हो रही है। अभी तक देश में हमारे स्कूलों के लिए, एजुकेशन के लिए कोई एक कॉमन साइंटिफिक फ्रेमवर्क ही नहीं था। कॉमन फ्रेमवर्क के बिना शिक्षा के सभी पहलुओं जैसे कि करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस और गवर्नेंस प्रोसेसेस, इन सभी के लिए स्टैंडर्ड बनाना मुश्किल होता था। इससे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग स्कूलों में स्टूडेंट्स को शिक्षा में असमानता का शिकार होना पड़ता है। लेकिन SQAF अब इस खाई को पाटने का काम करेगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इस फ्रेमवर्क में अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी राज्य के पास होगी। स्कूल्स भी इसके आधार पर अपना मूल्यांकन खुद ही कर सकेंगे। इसके आधार पर स्कूलों को एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के लिए प्रोत्साहित भी किया जा सकेगा। Prime Minister Narendra Modi interacted with healthcare workers and beneficiaries of COVID-19 vaccination program in Himachal Pradesh. During the interaction, Prime Minister Modi lauded the Himachal Pradesh effort to complete first dose of vaccination of 100% adult population in the state. Himachal Pradesh became the first state last week to achieve the 100% first dose vaccination of adult population who are eligible to take COVID-19 vaccines. According to government's COVID-19 vaccine protocol, only people above 18 are eligible to take a vaccine dose. आत्मविश्वास की यही जड़ी बूटी हिमाचल प्रदेश के सबसे तेज टीकाकरण अभियान का भी मूल है। हिमाचल ने खुद की क्षमता पर विश्वास किया, अपने स्वास्थ्य कर्मियों और भारत के वैज्ञानिकों पर विश्वास किया। ये उपलब्धि सभी स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और दूसरे तमाम साथियों के बुलंद हौसले का परिणाम है। आरोग्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की तो मेहनत है ही है। डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, बाकी सहायक हो, सबकी मेहनत है। इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनों की विशेष भूमिका रही है। अभी थोड़ी देर पहले फील्ड पर काम करने वाले हमारे तमाम साथियों ने विस्तार से बताया भी कि उन्होंने किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया है। हिमाचल में वो हर प्रकार की मुश्किलें थी जो टीकाकरण में बाधक सिद्ध होती हैं। पहाड़ी प्रदेश होने के नाते लॉजिस्टिक्स की दिक्कत रहती है। कोरोना के टीके की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन तो और भी मुश्किल होती है।
लेकिन जयराम जी की सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं विकसित की, जिस प्रकार स्थितियों को संभाला, वो सचमुच में प्रशंसनीय है। इसलिए हिमाचल ने सबसे तेज टीकाकरण, टीके की वेस्टेज किए बिना, ये बहुत बड़ी बात है, इस काम को सुनिश्चित किया है। साथियों, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ जन संवाद और जन भागीदारी भी टीकाकरण की सफलता का बहुत बड़ा पहलू है। हिमाचल में तो पहाड़ के इर्द गिर्द बोलियां तक पूरी तरह से बदल जाती है। ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण है, जहां आस्था जीवन का एक अटूट हिस्सा है। जीवन में देवी देवताओं की भावात्मक उपस्थिति है। थोड़ी देर पहले कुल्लू जिला के मलाना गांव की बात यहां हमारी बहन से ने बताई। मलाना ने लोकतंत्र को दिशा देने में, ऊर्जा देने में हमेशा से अहम भूमिका निभाई है। वहां की टीम ने विशेष कैंप लगाया, स्टार्स पेन से टीके का बॉक्स पहुंचाया और वहां के देव समाज से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों को विश्वास में लिया। जन भागीदारी और जन संवाद की ऐसी रणनीति शिमला के डोडराकार, कांगड़ा के छोटा बड़ा भंगाल, किन्नौर, लाहौल स्पीति और पांगी भरमौर जैसे हर दुर्गम क्षेत्र में भी काम आई। साथियों, मुझे खुशी है कि लाहौल स्पीति जैसा दुर्गम जिला हिमाचल में भी 100% पहली डोज देने में अग्रणी रहा है। ये वो क्षेत्र हैं जो अटल टनल बनने से पहले महीनों महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कटा रहते थे। आस्था, शिक्षा और विज्ञान मिलकर कैसे जीवन बदल सकते हैं, ये हिमाचल ने बार बार कर दिखाया है। हिमाचल वासियों ने किसी भी अफवाह को, किसी भी अपप्रचार को टिकने नहीं दिया। हिमाचल इस बात का प्रमाण है कि देश का ग्रामीण समाज किस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान को सशक्त कर रहा है। साथियों, तेज टीकाकरण का लाभ हिमाचल के टूरिज्म उद्योग को भी होगा, जो बड़ी संख्या में युवाओं के रोजगार का माध्यम है। लेकिन ध्यान रहे, मास्क और 2 गज की दूरी का मंत्र हमने टीके के बावजूद भूलना नहीं है। हम तो हिमाचल के लोग हैं, हमें मालूम है स्नोफॉल बंद हो जाता है, उसके बावजूद भी हम जब चलने के लिए निकलते हैं तो बराबर संभल संभल करके पैर रखते हैं। हमें पता है ना, स्नोफॉल बंद होने के बाद भी संभल करके चलते हैं। बारिश के बाद भी आपने देखा होगा, बारिश बंद हो गई होगी, छाता बंद कर दिया, लेकिन पैर संभल के रखते हैं। वैसे ही इस कोरोना महामारी के बाद जो बातों को संभालना है वो संभालना ही है। कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश बहुत से युवाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, इसका पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया। बेहतर सुविधाओं, शहरों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का हिमाचल को बहुत लाभ मिल रहा है। भाई और बहनों, कनेक्टिविटी से जीवन और आजीविका पर कितना सकारात्मक असर पड़ता है, ये इस कोरोना काल में भी हिमाचल प्रदेश ने अनुभव किया है। Prime Minister said that the friendship between India and Russia has stood at the test of time and was seen in our robust cooperation during the COVID-19 pandemic, including the area of vaccines recently.
PM Modi also pointed out that energy is another major pillar of the strategic partnership between the two countries. India-Russia energy partnership can help bring stability to the global energy market, Prime Minister Modi said in this virtual address during the 6th Eastern Economic Forum Summit. India and Russia are partners in space exploration through the Gaganyaan program. India and Russia will also be partner in opening up the northern sea route for international trade and commerce. Friend, the friendship between India and Russia has stood the test of time. Most recently, it was seen in our robust cooperation during the COVID-19 pandemic, including in the area of vaccines. The pandemic has highlighted the importance of the health and pharma sectors in our bilateral cooperation. Energy is another major pillar of our strategic partnership. India-Russia energy partnership can help bring stability to the global energy market. My Minister of Petroleum and Natural Gas, Mr. Hardeep Puri, is in Vladivostok to represent India at this forum. Indian workers are participating in major gas projects in the Amur region. From Yamal to Vladivostok and onward to Chennai, we envisage an energy and trade bridge. I am happy that the Chennai-Vladivostok maritime corridor is making headway. This connectivity project, along with the international north-south corridor, will bring India and Russia physically closer to each other. Despite the pandemic, related restrictions, there has been good progress in strengthening our business links in many areas. These include long-term supply of coking coal to the Indian steel industry. We are also exploring new opportunities in agro-industry, ceramics, strategic and rare earth minerals, and diamonds. I am happy that diamond industry representatives from Shakha Yakutia and Gujarat are having a separate interaction as part of this forum. I am confident that the $1 billion soft credit line announced in 2019 will create many business opportunities between both countries. It is also useful to bring together the most important stakeholders, regions of the Russian Far East and relevant states in India on the same platform. We should take forward the useful discussion that took place during the visit of Chief Minister of key Indian states in 2019. I would like to extend an invitation for the governors of 11 regions of the Russian Far East to visit India at the earliest. With this, it's a wrap of this week's episode of Prime Minister Speaking. We will be back again next week. Until then, this is Elsa Charayat. Thank you for watching and goodbye.